हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा, तो 14 प्रिंसिपल्स में से हम लोग ने 4 प्रिंसिपल्स किए थे, यूनिटी ऑफ कमांड तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन मतलब हमें पता है कि जब हम एक प्लान बनाते हैं, जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो उस दौरान अगर कोई चीज़ गलत जा रही है तो उस चीज़ को कैसे सही करना है, हमें किस तरह से काम करना चाहिए, द राइट वे ऑफ द डूइंग, या फिर एक सही डायरेक्शन जो बताता है, उसे हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। So here it says that planning is an outline for future. This can be done through job division and specialization. If deviation मतलब अगर कोई differences आते हैं are found during planning, then direction guidance is provided. तो हम लोग उससे डायरेक्शन या फिर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। दिस डायरेक्शन शुड बी गिवन बाय सुपीरियर अथॉरिटी। बाय डूइंग दिस, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल टास्क एंड एफर्ट्स कैन बी डन इजीली। ये डायरेक्शन कौन करेगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, वो इंसान ये काम करता है। और ये करने से कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल टास्क एंड एफर्ट कैन बी इजीली डन। सारे टास्क और एफर्ट्स का कोऑर्डिनेशन आसानी से किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर एम्प्लॉयज ग्रुप एंड दिस ग्रुप शुड बी डूइंग जॉब फॉर ओनली वन पर्पस। मतलब बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल के मुताबिक सिर्फ एक सुपीरियर एम्प्लॉय होना चाहिए और पूरा जो ग्रुप है वो उसी के हिसाब से काम करेगा। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। क्या कहता है ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? ये बोलता है कि एक ही सुपीरियर होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। अच्छा, वापस से मैं बता देती हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे भी यही है कि भाई एक से ज़्यादा सुपीरियर नहीं होने चाहिए। आपके गोल्स जो है, आपका एक ही सुपीरियर होना चाहिए, आप उसी की बात सुननी चाहिए ताकि एफिशिएंसी अच्छी हो। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोल रहा है, वो एक सुपीरियर की बात इसीलिए कर रहा है कि सही गाइडेंस मिले। समझ में आया? दिस कैन बी डन थ्रू जॉब डिविजन स्पेशलाइजेशन। इफ डेविएशन आर फाउंड ड्यूरिंग प्लानिंग, देन डायरेक्शन गाइडेंस इज प्रोवाइडेड। अगर प्लानिंग के अंदर कोई भी डेविएशन आते, कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, तो हम वहाँ पर गाइडलाइन या फिर उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है। अब ये था हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमें सबऑर्डिनेशन करना पड़ता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में। ठीक है। Basically, I'll read it first and then I'll explain. Management is collective activity. Here there should be coordination between person and department. This results in an easy achievement of goal of business unit. The principle shows that interest of individual or employee group should be considered as a subsidiary against the interest of whole unit. This means that common interest should be prominent instead of individual interest. Let's take an example. आप किसी कंपनी के हेड मैनेजर हो और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जगह से रॉ मटेरियल ख़रीद सकते हो। ठीक है। अब मेरे सगे भाई की रॉ मटेरियल की दुकान है, तो वहाँ पे हो सकता है कि मेरे भाई को प्रॉफिट हो रहा हो पर कंपनी को उससे नुकसान जा रहा हो, क्योंकि और कोई रॉ मटेरियल देने वाले, और कोई हो सकता है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले जो उससे सस्ता प्रोवाइड करे। समझ में आया? लेकिन नहीं, क्योंकि वो मेरा भाई है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से खरीद रहा हूँ, तो ये गलत होगा। समझ में आया? यहाँ पे मैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रही हूँ, ना ही पूरे कंपनी का नहीं सोच रही, मैं होल यूनिट का नहीं सोच रही, मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ, तो वो चीज़ गलत है। समझ में आया? तो जब हम बात करते हैं कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में, तो वो ये कहता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसके अंदर आपके इंसान का फ़ायदा हो रहा है लेकिन कंपनी का फ़ायदा नहीं हो रहा, आपका पर्सनल फ़ायदा हो रहा है, आप पर्सनली सेटिस्फाई हो रहे हो, लेकिन उस चीज़ से कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो चीज़ हमारे लिए गलत साबित होती है। समझ में आया? तो वो चीज़ हमारे लिए क्या होगी? वो चीज़ हमारे लिए गलत होगी।
समझ में आया? मतलब बेसिकली आपको ये कहा जाता है मतलब बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि आप जब भी कोई चीज़ करें तो आप वो चीज़ करें, आप उसको प्रायोरिटी दो जो आपकी यूनिट के लिए, आपकी कंपनी के लिए बेहतरी हो, जो आपकी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो। जो आपकी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती तो आप उस चीज़ को हटा दो, भले वो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो फिर भी आप उसको भूल जाओ और आप वो काम करो जो कंपनी के लिए बेहतर हो, जो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो। समझ में आया? दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देन remuneration of personnel, very important. Remuneration is basically salary or wages or a reward you give to a personnel मतलब होता है employee. आई रिपीट, पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉय एंड रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है कि जो भी रिवॉर्ड आप अपने एम्प्लॉय को उसके काम के अगेंस्ट देते हो, जो इस तरह का भी जो भी रिवॉर्ड आप एम्प्लॉय को उसके काम के लिए देते हो, उसे हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल. आई विल रीड इट फर्स्ट एंड एक्सप्लेन इट इन डिटेल. रेम्यूनरेशन मीन्स रिटर्न अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय. मैंने आपको कह दिया कि जो भी रिवॉर्ड आपके सर्विस, जो भी एम्प्लॉय ने आपको सर्विस दी है उसके अगेंस्ट आप जो रिवॉर्ड देते हो वो रेम्यूनरेशन का काम करता है. ठीक है. According to this principle, remuneration to employees of a company should be suitable, ideal, and payment of wages make stronger relationship between owner and employees. आप जो भी पैसा दो वो इतना सही होना चाहिए कि आपका वर्कर आपसे खुश होना चाहिए, आपका वर्कर खुशी खुशी काम करना चाहिए. अगर आप उन्हें अच्छा वेजेस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप उन्हें अच्छा सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो तो ओनर और एम्प्लॉयर के बीच में, ओनर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, सॉरी नॉट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़, ओनर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता होता है वो काफ़ी मजबूत बनता है. All employees do not work with the same efficiency in a unit. सारे employees एक तरह से काम नहीं करते. There are some efficient employees who are giving more production and doing more work. They should be compensated against their efficiency. By doing this, worker turnover rate decreases. Promotional schemes like bonus, worker turnover rate मतलब people leaving the job. I repeat, worker turnover rate मतलब people leaving the job. Promotional schemes like bonus, profit sharing, representing in managerial committee should be implemented for the skilled workers. अच्छा देखो, एक एग्जाम्पल लेते हम लोग. एक कंपनी है, ठीक है, कोई भी एक्स कंपनी है. अब वो एक्स कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम करेंगे, क्या सारों की एक ही एफिशिएंसी होगी? क्या सारों का काम करने का तरीका एक ही होगा? क्या सारे उतने ही दिल से काम करते होंगे? नहीं. उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत बेहतर काम करते होंगे. तो जो कुछ है जो बहुत बेहतर काम करते हैं, आप उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड करो बाकियों से. आप उन्हें उनके एक्स्ट्रा काम का पैसा दो, आप उन्हें उसका रिवॉर्ड प्रोवाइड करो. जिससे क्या होगा कि उन्होंने जितना काम किया अगर उससे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, अगर आप उन्हें नोटिस कर रहे हो, अगर आप उस चीज़ की प्रशंसा कर रहे हो, अगर आप उस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हो, तो एम्प्लॉय आपका कंपनी छोड़ के कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसके काम की तारीफ़ यहाँ की जाती है, उसके काम की कदर यहाँ की जाती है. एंड वॉट ऑल ही वॉन्ट्स दैट यू वैल्यू हिज वर्क. अगर आप उसके काम की वैल्यू करोगे तो वो आपका काम छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा. फिर आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, आप उन्हें बोनस प्रोवाइड करो, आप उन्हें प्रॉफिट शेयर प्रोवाइड करो. आप जितना ज़्यादा जो भी हो सकता है वो सब कुछ एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड करें. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. दैट इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सोनल. मतलब आप अगर किसी इंसान की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आप उसे ज़्यादा पे करें, ये कहता है. दूसरा कि अगर आप जितना ज़्यादा हो सकता है तो आप उन्हें प्रमोशनल स्कीम्स दो, जैसे बोनस दो, प्रॉफिट शेयरिंग दो. समझ में आया? ये सब करने से आपका और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनेगा. मतलब जो भी ओनर है, जैसे ओनर ऑफ एक्स कंपनी, उसका रिलेशन उसके वर्कर्स के साथ बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि वर्कर्स खुशी खुशी काम करेंगे, वर्कर्स को कोई कंप्लेन नहीं होगी ओनर से. समझ में आया? दैट इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल.
फिर आता है centralization. Now I'll read it first and then explain. There must be clarity that to which extent centralization or decentralization should be done. Centralization means collection of powers in few hands. Decentralization means delegation of powers. I repeat, centralization का मतलब होता है when there is a collection of power in very few hands. तो हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन यू डेलीगेट द पावर्स. ओके, सो देयर मस्ट बी क्लैरिटी दैट टू विच एक्सटेंट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी डन टू मेक सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ को सेंट्रलाइज करनी है और किस तरीके से डिसेंट्रलाइज करनी है. ठीक है. Now, if powers are not delegated, it is centralized. अगर आपने power delegate नहीं किया तो वो centralized होगा. To make best use of employee strength, employees की strength का best इस्तेमाल करके principle of centralization should be adopted. If powers are not delegated, it is centralization. I repeat, अगर power सिर्फ कुछ हाथों में है, अगर आप किसी को powers नहीं देते हो तो वो है centralization. और अगर हम चाहते हैं कि employees का बेस्ट इस्तेमाल हो तो principle of centralization adopt करना चाहिए. To make best of employee strength, principle of centralization should be done. Centralization has low success ratio in giant size unit, hence centralization and decentralization is done as per the size of unit. मतलब अगर आप चाहिए कि आपको एम्प्लॉयज़ की जितनी भी स्ट्रेंथ है, आप जितना बेहतर एम्प्लॉय को यूज़ कर सकते हो, जितना बेहतर, जितना ज़्यादा उससे निकाल सकते हो, जितना ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी ले सकते हो आप लोग, तो वो हो जाता है सेंट्रलाइजेशन के केस में पॉसिबल होता है. लेकिन सेंट्रलाइजेशन जो है वो बड़े यूनिट्स में पॉसिबल नहीं है. बड़े यूनिट्स में उसका जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है. तो आपको चूज़ करना, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है. आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करोगे कि आप सेंट्रलाइज रखोगे, क्या आप डिसेंट्रलाइज करोगे. सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि आपके पावर्स इज एन, ऐसा लिख दो वहाँ पे साइड पे, पावर्स आर इन फ्यू हैंड्स. आई रिपीट, पावर्स आर इन फ्यू हैंड्स. बेसिकली आप डेलीगेशन नहीं करते हो पावर का. इस केस में जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा रहता है तो आप एम्प्लॉयज़ के बेस्ट ऑफ द एफिशिएंसी ले सकते हो. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ओके, नाउ वी हैव स्केलर चेन. स्केलर चेन के अंदर क्या है कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होता है, टॉप लेवल से बॉटम लेवल. टॉप लेवल टू बॉटम लेवल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एज पर द पोजीशन, एज पर योर लेवल इज़ प्रोवाइडेड टू यू. आपका जो भी लेवल है, आपका जो भी आप जिस किसी भी पोजीशन पे हो उसके मुताबिक आपको पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड की दी जाती है. ठीक है. नाउ जो भी इंसान, जो भी एम्प्लॉय जो है उस यूनिट में काम कर रहा है तो उसे अपने पावर्स और साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होना ज़रूरी है. अब जैसे अगर लेट अस से wait, if I can show you directly. Sorry. हाँ, ये रहा. Wait, I'll zoom it for you. देखो,
जैसे आप यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोग को, अब ये देखो ABCDE, ठीक है। अब ये जो है ये एक हायरार्की है, ये एक हायरार्की है जिसके अंदर आपको हर लेवल पे एम्प्लॉयज़ है और वो एम्प्लॉयज़ को अपने अपने लेवल के मुताबिक टॉप लेवल को ज़्यादा, बॉटम लेवल को कम, इस तरीके से हर इंसान को पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। अब हमें पता होना चाहिए, मतलब एवरी एम्प्लॉय शुड नो कि वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ए जो है वो यहाँ पे बी को रिस्पॉन्सिबल है, बी जो है वो यहाँ पर सी को रिस्पॉन्सिबल है, सी है वो डी को रिस्पॉन्सिबल है और जो डी है वो ई को रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके से एवरी पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ टू हुम ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। आप किसको रिस्पॉन्सिबल हो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो ABCDEFG, ओके, देन LMNOPQ। इस तरीके से अलग अलग लेवल पे आपको एक अथॉरिटी की लाइन बना दी जाती है, ठीक है। हियर यू कैन रीड स्केलर इज अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। हम यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रैंक से सबसे लोवेस्ट रैंक पर जाते हैं, ठीक है। ये एक रूट होता है कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन पास करोगे। जैसे जी जो है वो एफ को बताएगा, एफ जो है वो ई को बताएगा, ई जो है वो डी को बताएगा, डी जो है वो सी को, सी है बी को और बी ए को प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से ये एक हायरार्की बताता है कि कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा एम्प्लॉय किसको अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल है, तो कौन किसे आंसरेबल है इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अच्छा, और यहाँ पे और क्या बताया गया है कि यहाँ पे इस तरीके से सपोज करें कि कभी कोई इमरजेंसी आ गई जिसमें आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मतलब F को डायरेक्ट P से कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पे जब F को डायरेक्ट P से कम्युनिकेट करना रहेगा तब वहाँ पे एक बन जाएगा गैंग प्लैंक। समझ में आया? मतलब जब इमीडिएट कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है तो और आप जब डायरेक्ट इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हो तो इसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, ठीक है, आई रीड इट फॉर यू। सॉरी। This principle emphasizes on creating chain from top level management to bottom level employees। ये समझ में आया? टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके बॉटम लेवल एम्प्लॉयज़ तक की एक चेन क्रिएट होती है। चेन किसकी? अ पावर फ्रॉम हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टू बॉटम लेवल एम्प्लॉयज शुड नॉट बी ब्रोकन। अब जो चेन है कि जो सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे ऊपर है, उनसे लेके जो सबसे बॉटम है, उनके बीच जो चेन फॉर्म होती है वो टूटनी नहीं चाहिए। Powers and responsibility should be vested as per the respective level। Powers और responsibility आप उसी मुताबिक दोगे। Employees working in unit should be aware of who is responsible to whom। हमें ये जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन किससे रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल मतलब कौन किससे अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल का मतलब कौन किसको आंसरेबल है। समझ में आया? As a result, a scalar chain occurs which moves from top to bottom and from bottom to top। मतलब ये कैसे जाता है? टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आता है और फ्रॉम बॉटम टू टॉप और नीचे से ऊपर जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। जैसे अगर ऑर्डर्स आते हैं तो टॉप टू बॉटम, अगर आप रिपोर्ट करते हो तो बॉटम टू टॉप। इसका सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे घर में भी एक हायरार्की होती है। जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है वो उन्हें सारी चीज़ें बताएंगे, उन्हें पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या हमारे पेरेंट्स हमें पूछेंगे? हमें पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है हमारी एडवाइस ले, हमारे सजेशन ले, बच्चों के एडवाइस और सजेशन लिए जाते हैं, पर अगर कहीं पे उन्हें डिसीजन लेना है तो वो हमारे बगैर डिसीजन नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं है। समझ में आया? लेकिन उनको अपने पेरेंट्स से पूछना बहुत ज़रूरी है, वो अपने पेरेंट्स को ज़रूर से पूछेंगे। तो दैट इज स्केलर चेन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। नाउ ऑर्डर मतलब क्या?
it is basically at right time, right thing and at right place. At right thing, at right time, at right thing and right place. यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, दो चीज़ों पे एम्फेसाइज दिया जाता है. एक तो चीज़ों पे मतलब रॉ मटेरियल पे, और दूसरा सोशल मतलब एम्प्लॉयज़ पे. ठीक है. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि रॉ मटेरियल्स को सही जगह इस्तेमाल करो. ये प्रिंसिपल कहता है कि आप रॉ मटेरियल को सही जगह पर इस्तेमाल करो. इसी तरीके से जो स्किल्ड एम्प्लॉय है उसे सही जगह पे रखो. एक एम्प्लॉय है जो बहुत स्किलफुल है, एक जो जिससे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, जो बहुत जल्दी काम सीखता है, जिसके अंदर एफिशिएंसी लेवल बहुत ज़्यादा है, पर आप उसको हायर पोजीशन नहीं दे रहे, तो वो गलत है. अगर वो उस पोजीशन को डिजर्व करता है तो यू शुड गिव दैट पोजीशन. समझ में आया? तो स्किल्ड एम्प्लॉय ऑल्सो शुड बी प्लेस्ड एट द राइट place. Arrangement should be done for recruitment of suitable employee in suitable place. हाँ, आप कुछ प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि भाई एक प्रोसीजर से ही वो बंदा उस जगह पर पहुँचे, तो आप कोई प्रोसीजर रखो. और अगर वो स्किल्ड एम्प्लॉय है तो जाहिर है कि वो आराम से वो प्रोसीजर जो है वो सॉल्व कर लेगा और वो चीज़ अचीव कर लेगा. समझ में आया? यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात की है. रॉ मटेरियल को भी आप सही जगह पर सही वक्त पे इस्तेमाल करें, और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी सही इस्तेमाल करें, उन्हें भी सही जगह पर दो, उन्हें सही पोजीशन प्रोवाइड करो. समझ में आया? दैट इज़ ऑर्डर. बेसिकली राइट थिंग एट राइट प्लेस. दिस इज़ राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम. ऑफ कोर्स हर चीज़ हर वक्त पे होना ज़रूरी है. तो राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम. This principle emphasizes on two parameters: raw material arrangement and social arrangement. Each part of raw material should be at its appropriate place. Likewise, skilled employees should be placed at right place. Arrangement should be made for recruitment of suitable employee in suitable place. Okay, student. So that's it for the day. हम लोग ने आज ऑर्डर तक किया है. नेक्स्ट क्लास में बाकी के 4 हम लोग प्रिंसिपल्स कर लेंगे. ये 4 प्रिंसिपल्स कर लेंगे तो हमारे 14 प्रिंसिपल्स कवर हो जाएंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड होपफुली वी आर वेरी मच ओपनिंग सून. वी आर गोइंग टू मीट फिजिकली सून. तो उस दौरान जब हम शुरू होंगे तो विल हैव अ गुड स्पीड एट दैट टाइम. ओके. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हैव अ वेरी गुड डे. स्टे ब्लेस्ड.